तो आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है समायोजना एडजस्टमेंट। देखिएगा, इससे पहले आपने फाइनल अकाउंट पढ़े, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। अब जब तक हम एडजस्टमेंट नहीं पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेंगी। और एडजस्टमेंट क्या होती हैं, इससे पहली वीडियो में मैंने एडजस्टमेंट के बारे में आपको बताया। आज हम पढ़ना चालू करते हैं एडजस्टमेंट। देखिएगा, इसमें क्वेश्चंस जो आता है वो मैं लास्ट में न्यूमेरिकल वाला पार्ट करा दूंगा। अभी सिर्फ आपको इतना बताने के लिए कि एडजस्टमेंटों को यूज कैसे करते हैं वो लिखा हुआ है सिर्फ। तो देखिएगा, लगभग 16 एडजस्टमेंट है आपकी। मैं आज 4 बताऊंगा, 4 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया होता क्या है, हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अंतिम रहतिया क्या होता है। तो वर्ष के अंत में जो भी माल बिकने से रह जाता है, वर्ष के अंत में जो भी माल बिकने से रह जाता है उसे अंतिम रहतिया, अंतिम स्टॉक या अंतिम स्कंद कहते हैं। अब इस एडजस्टमेंट को लिखते कैसे हैं, जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक समायोजना 2 जगह आ जाती है। तो पहली बार इसे व्यापार खाते के धनी पक्ष में, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के CR साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिखते हैं, तथा दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में बाई और टू तो यूज नहीं करते एसेट्स में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिखते हैं। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे वे जिनका कार्य तो वित्तीय वर्ष में हो गया होता है परंतु भुगतान नहीं किए गए होते हैं। ऐसे व्ययों को अदत्त व्यय, देना शेष एवं देना बाकी के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे यहां कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है और 1 तारीख को लगा तो उसका महीना हो जाता है कंप्लीट 30 या 31 तारीख में। और बहुत सी कंपनियों में रूल है कि 5 तारीख को सैलरी देंगे, किसी में रूल है 10 को देंगे। तो जब हम वित्तीय वर्ष हमारी एंड हुई, वित्तीय वर्ष जब हमारी एंड हुई तो वित्तीय वर्ष हो गई एंड 31 तारीख को, तो उससे एम्प्लॉय की हमने सैलरी नहीं दी तो वह अदत्त हो गई, क्योंकि काम तो वो कर चुका है, 31 तारीख तक उसका महीना हो गया, मगर हमने उसको भी पेमेंट नहीं किया है, इसीलिए इसका नाम रखा है देना शेष, देना बाकी। तो जब पेमेंट नहीं किया है तो ऐसे वे जिस व्यय पर होते हैं, पहली बार ऐसे वे जिस व्यय पर होते हैं तो कायदे सैलरी में उसमें जोड़कर व्यापार एवं लाभानी खाते के एडी पक्ष में लिखते हैं। अब सैलरी कहाँ में जाती है, P&L अकाउंट में जाती है, यानी कि लाभानी खाते में जाता है वेतन। तो लिखेंगे हम वेतन अमाउंट जो है उसे लिख लेंगे पर्टिकुलर में ही, विवरण में ऐड, यानी कि जोड़ो अदत्त वेतन, और जो भी अदत्त वेतन की रकम समायोजनाओं में हमें दी होगी वो उसको जोड़ करके जब अमाउंट में ले जाएंगे। दूसरी बार इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखते हैं, यानी कि बैलेंस शीट का जब हम दायित्व पक्ष बनाएंगे तो उसमें सबसे नीचे लिख देंगे अदत्त वेतन। यदि यही आइटम कोई सी मजदूरी पे होता तो मजदूरी ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ऐसा करते। बात समझ में आ रही है मेरी आपके, ठीक। अब तीसरा आइटम है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्व दत्त व्यय। ऐसे व्यय जिनका भुगतान तो वित्तीय वर्ष में ही हो गया होता परंतु कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक नहीं हुआ होता। ऐसे व्ययों को पूर्व दत्त व्यय, पेशगी दिए, अग्रिम दिए या एडवांस दिए आदि नामों से जाना जाता है। मान लीजिएगा हमने बीमा कराया तो बीमा की एनुअल किस्त होती है और वो एनुअल किस्त हमने पेमेंट कर दी। जब बीमा की एनुअल किस्त हमने पेमेंट कर दी और बीमा कराया हमने जून में और मार्च खत्म होती है साल, तो हमने कितने महीने एडवांस कर दिया, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का एडवांस कर दिया। तो एडवांस की रकम निकालेंगे और एडवांस की रकम निकालने के बाद में उसको पहली बार जो भी है जिस में मैं बीमा पे लेके चलाऊंगे तो पहली बार बीमा में से घटा देंगे लाभानी खाते के ऋणी पक्ष में, यानी कि बीमा माइनस और पूर्वदत्त बीमा, उसकी रकम जो समायोजना में दी है उसे घटा करके अमाउंट में डाल देंगे। यदि इंग्लिश की बात करें तो P&L अकाउंट में इंश्योरेंस लिखेंगे माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट लेस करने के बाद में अमाउंट में जाएगा
और दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखते हैं, यानी कि एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट संपत्ति साइड में जाकर के हमें लिख देना है प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड इंश्योरेंस। जो भी समायोजन में रकम दी है वो रकम लिख देंगे सीधे सीधे। बात समझ में आ गई। फोर्थ, डेप्रीसिएशन, मूल्य ह्रास। जो स्थायी संपत्तियां होती है जैसे कि भूमि, भवन, मशीन, मोटर कार, फर्नीचर, उपस्कर, है ना, आपके पेटेंट, ट्रेडमार्क और भी संपत्तियां बहुत सारी। तो इन पे जो प्राय स्थायी संपत्तियां के लगातार प्रयोग में आने के कारण उनके मूल्य में टूट फूट, घिसावट या अन्य कारणों से जो कमी आती है, घिसावट, टूट फूट या अन्य किसी कारणों से, फॉर एग्जाम्पल आपके यहां कुर्सी है कोई और कुर्सी है, उस कुर्सी को यदि हम 100 रुपए में आज लेके आए तो 2 साल बाद उस कुर्सी की कीमत 100 रुपए नहीं रहेगी, क्योंकि वह कुर्सी चल चल के, यूज कर करके, उसका प्रयोग कर करके आपने उसकी घिसावट आ गई, मूल्य में कमी आ गई, उसी को हम मूल्य ह्रास कहते हैं। यह व्यापार के लिए हानि होती है, इसे अवमूल्यन, अपलिखित, कमी या ह्रास के नामों से भी जाना जाता है। नियम है, पहली बार इसे लाभानी खाते के ऋणी पक्ष में लिखते हैं। यह एक परसेंटेज दी होगी समाज योजनाओं में कि मोटर कार पर 10% ह्रास लगाइए। मोटर कार दी है ऊपर 10,000 की, 10,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे हम 1,000, तो 1,000 रुपए जो आया हमारा, उस 1,000 को P&L अकाउंट में लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन, यानी कि लाभानी खाते में लिखेंगे मोटर कार पर ह्रास 1,000 रुपए। और दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में उस संपत्ति में से घटाकर दिखाते हैं। एसेट्स में जाएंगे, यानी कि आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे, उसके संपत्ति पक्ष में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे मोटर कार माइनस ह्रास, और जो भी रकम हमने लाभानी खाते में लिखी है उस रकम को उसमें से घटा देंगे, यानी 10,000 माइनस 1,000 बराबर 9,000। बात समझ में आ गई। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।